हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है लाइबिलिटीज। चलिए, लाइबिलिटीज जैसा कि आप जानते हैं हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो हमने अपनी पहली वीडियोस में लाइबिलिटी एसेट्स के ऊपर बात की, अब हम बात करेंगे लाइबिलिटीज के ऊपर और नेक्स्ट वीडियो में बात होगी कैपिटल के ऊपर। तो चलिए बढ़ते स्टूडेंट्स, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? अमाउंट विच इज पेएबल टू आउटसाइडर्स। अमाउंट वो पैसे जो हमने किसी बाहर की पार्टी के पे करने हैं, तो दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी। अगर मान लीजिए हमने किसी पर्सन मोहन के 50,000 रुपीज देने हैं, तो मिस्टर मोहन हमारे कौन हो गए? वो हमारी लाइबिलिटी हैं। आगे पढ़ते हैं। और अमाउंट विच बिजनेस ओज टू आउटसाइडर। बच्चों, ओज का मतलब भी क्या होता है? जो अमाउंट हमने किसी का पे या रीपे करना है, मतलब किसी के हमने कोई पैसे देने हैं तो उसके लिए ओज वर्ड हमारे अकाउंट्स में बहुत यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ओ का मतलब होता है हमने किसी के पैसे देने हैं। ओके, तो जब भी हमने किसी आउटसाइड पार्टी की कोई पेमेंट करनी है तो वो पार्टी हमारी क्या हो गई? लाइबिलिटी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, बैंक लोन, अगर हमने बैंक से लोन लिया है और हमें कुछ ऑफ कोर्स कुछ ईयर्स के बाद वो लोन पे करना है, रीपे करना है, वापस करना है, अगर तो वो हमारी क्या है? लाइबिलिटी। सिमिलरली कभी कभी हमने फ्रेंड्स या रिलेटिव से भी लोन ले लेते हैं, तो वो लोन भी हमको रीपे करना है, दैट इज आल्सो आवर लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स, देखिए स्टूडेंट्स, क्रेडिटर्स और बीपी के बारे में हम आज ही की इसी वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो इसको, ये क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हम क्रेडिट पे गुड्स परचेज करते हैं, तो वो भी हमारी लाइबिलिटी है, लेकिन डिटेल्स हम थोड़ा आगे पर चल अभी थोड़ी देर के बाद करेंगे डिस्कस। आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। व्हाट आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स? जैसे सपोज हमने किसी से अपना जो हमारी बिल्डिंग है, वो अभी ये कौन सा मंथ चल रहा है? सपोज ये अप्रैल मंथ चल रहा है और हमने अभी तक जनवरी, फरवरी और मार्च का रेंट अपनी फैक्ट्री का पे नहीं किया। मान लीजिए हमने फैक्ट्री रेंट पे ली हुई है और हमने जनवरी, फरवरी, मार्च का रेंट पे नहीं किया हुआ, वो हमें पे करना पड़ेगा क्योंकि हम अपने उन टाइम पीरियड के अंदर फैक्ट्री को यूज कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो रेंट हमारा क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक बार दोबारा से बोलेंगे। देखिए, रेंट हमारा एक्सपेंस है, लेकिन इस केस में ये रेंट हमारा क्या बन गया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्यों बन गया आउटस्टैंडिंग? आउटस्टैंडिंग मतलब ये अभी हमारे ऊपर, ये खर्चा हमारे ऊपर खड़ा है, मींस ये हमको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जब भी कोई एक्सपेंस हमने पे नहीं किया तो वो क्या बन जाता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करती हूँ, मैं वाटर बिल पे करती हूँ, मैं सैलरी पे करती हूँ, तो ये सब मेरे एक्सपेंस है, लेकिन इनमें से जिस जिस एक्सपेंस को मैंने अभी पे नहीं किया वो क्या कहलाता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, और ये मेरी क्या बन गई? लाइबिलिटी, क्योंकि मैंने इसे अभी तक पे नहीं किया। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, dear students, liability can be classified into two parts: internal liability and external liability. Firstly we will discuss external liabilities. ठीक है, external which business has to pay to outsider. अभी तक वैसे मैंने आपको आज की वीडियो में जो लाइबिलिटी के ऊपर वर्ड्स बताए, फोकस किया, दैट वाज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। लेकिन जब हम ऑनरशिप के बेसिस पर बात करते हैं तो हम इंटरनल और एक्सटर्नल में क्लासिफाई करते हैं, लेकिन पूरे अकाउंट्स में जब भी हम लाइबिलिटी वर्ड को यूज कर रहे हैं वो हम एक्सटर्नल लाइबिलिटी के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं। ओके, जैसे आप देखिए एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो जो हमारी इंटरनल लाइबिलिटी होती है वो मेनली हमारी कैपिटल रहती है स्टूडेंट्स, तो इस पे भी हम बात करेंगे। चलिए, तो आपको समझा, तो हम लाइबिलिटीज या एक्सटर्नल लाइबिलिटीज एक ही चीज है। अब चलते हैं। अब यहाँ पे इंटरनल लाइबिलिटी क्या है? विच बिजनेस हैज टू पे टू ऑनर्स। ऑनर कौन है? जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया है, ऑनर्स, प्रोप्राइटर, जो बिजनेस के मालिक हैं। हमारा जो अकाउंट्स है स्टूडेंट्स, वो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट नाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिस पर हमारा पूरा अकाउंटिंग सिस्टम बेस्ड है, जो कि आप अपने सिलेबस में चैप्टर नंबर 3 में बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ेंगे। आज मैं उसकी हल्की सी ब्रीफिंग दूंगी आपको, ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि कैपिटल जो है वो इंटरनल लाइबिलिटी कैसे है। देखिए स्टूडेंट्स,
अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से, आई रिपीट, अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से बिजनेस और बिजनेस एंटरप्राइजेस दोनों सेपरेट हैं। एक जो बिजनेस और प्रोप्राइटर दोनों सेपरेट हैं। मैं क्या कहना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बिजनेस और प्रोप्राइटर दोनों अलग हैं। जैसे एक बिजनेस है शुभम ट्रेडिंग कंपनी, तो जो शुभम ट्रेडिंग कंपनी है वो बिजनेस है और उसका प्रोप्राइटर जो है, मालिक जो है वो शुभम है। तो हमारे अकाउंट्स बनाते टाइम हम ये व्यू पॉइंट लेकर चलते हैं। जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है वो इस तरह से बना हुआ है कि वो ये कहता है आप शुभम के अकाउंट्स नहीं बना रहे, आप किसके अकाउंट्स बना रहे हो, शुभम ट्रेडिंग कंपनी के। शुभम ट्रेडिंग कंपनी अलग है, शुभम अलग है। समझ आ गई बात स्टूडेंट? इसलिए मान लीजिए शुभम ने 20 लाख रुपीस बिजनेस में इन्वेस्ट किए, जिसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल, और 5 लाख रुपीस का शुभम ट्रेडिंग कंपनी यानी बिजनेस ने लोन ले लिया। तो बिजनेस में टोटल कितना पैसा लगा हुआ है, 25 लाख रुपीस, जिसमें से 20 लाख रुपीस प्रोप्राइटर के खुद के मालिक के लगे हुए हैं और 5 लाख रुपीस किसके लगे हुए हैं, बैंक से लोन लिया हुआ है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स आर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ट्रेड रिसीवेबल्स बिजनेस के करंट एसेट्स होते हैं। तो आइए आज हम ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में जानते हैं। अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अमाउंट रिसीवेबल, जब हमने गुड्स और सर्विसेज को सेल किया और हमें कैश रिसीव नहीं हुआ, मींस हमने गुड्स और सर्विसेज को क्रेडिट पे सेल किया, तो अब वो अमाउंट रिसीवेबल हो गया। अमाउंट रिसीवेबल मतलब कि हमको वो अमाउंट रिसीव होना है, अभी रिसीव होना है और बहुत जल्दी रिसीव होना है, तो इसे हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है बच्चे? अब ट्रेड रिसीवेबल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, बिकॉज ट्रेड रिसीवेबल्स आर आवर करंट एसेट, सो डेटर्स एज वेल एज बिल्स रिसीवेबल, जिनको हम शॉर्ट में बीआर बोलते हैं, बोथ आर करंट एसेट्स। ट्रेड रिसीवेबल अगर करंट एसेट है तो डेटर्स भी करंट एसेट है और बिल्स रिसीवेबल भी हमारी करंट एसेट है। नेक्स्ट, नाउ कमिंग टू डेटर्स पार्ट। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि मिस्टर संजय हमारे हमने उन्हें क्रेडिट पे गुड्स सेल किए हैं। We sold the goods to Mr. Sanjay on credit. हमने मिस्टर संजय को क्रेडिट पे, उधार पे गुड सेल किए, तो मिस्टर संजय हमारे क्या बन गए, डेटर। यू कैन रीड द डेफिनेशन, to whom goods have been sold on credit but payment has not been received। वो सब लोग जिनसे हमें अभी पेमेंट रिसीव नहीं हुई लेकिन हमने उनको क्रेडिट पे गुड्स दिए थे और उनसे हमें पेमेंट रिसीव होनी है, वो हमारी प्रॉपर्टी है, वो हमारी एसेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डेटर्स हमारी एसेट हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, अब उसका दूसरा पार्ट ट्रेड रिसीवेबल्स का, बिल्स रिसीवेबल। अब बिल रिसीवेबल क्या होता है, जैसे अभी मैंने मिस्टर संजय का एग्जांपल लिया था। मिस्टर संजय जो डेटर्स थे हमारे, मिस्टर संजय के साथ हमारी बड़ी पुरानी डीलिंग्स चल रही हैं, हमें उनकी क्रेडिट वर्दीनेस का पता है कि वो एक सही पार्टी है, वो कभी भी हमारी पेमेंट को अननेसेसरीली हमें परेशान नहीं करती, हमें पैसे दे देते हैं। अब एक आ गए मिस्टर सुनील हमारे पास। मिस्टर सुनील भी हमसे गुड्स परचेज करना चाहते हैं, हम उनको गुड्स सेल भी करना चाहते हैं, आफ्टर ऑल हमें भी प्रॉफिट होगा, लेकिन हम मिस्टर सुनील को नहीं जानते, तो हमें उनकी क्रेडिट वर्दीनेस का कोई आइडिया नहीं है। तो अब हम क्या करें, एक ऑप्शन है, इसमें हमारी हेल्प करेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है स्टूडेंट्स, एक डॉक्यूमेंट है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है। इसमें क्या होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम उनको क्रेडिट पे गुड्स सेल होंगे, लेकिन उससे हमारी जो पेमेंट है वो सेफ हो जाएगी, सिक्योर हो जाएगी। तो आगे देखिए, written undertaking from the buyer to get payment after a fixed period. Okay, it is in the form of document. ये डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होता है, मैंने अभी आपको बताया। Written undertaking from the buyer, मतलब बायर की तरफ से एक रिटर्न अंडरटेकिंग है। बायर ये एक्सेप्ट कर रहा है
कि हाँ जी मैंने आपकी पेमेंट देनी है, और उसमें डेट भी मेंशन होती है, उसी डेट पे वो उस पेमेंट को करेगा। ये जो डेट उसके अंदर मेंशन है उसी डेट को वो पेमेंट करेगा। द बायर टू गेट पेमेंट आफ्टर अ फिक्स पीरियड, एक फिक्स पीरियड होता है बच्चों। नॉर्मली इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो बीआर, एक बीआर, इसके दो पार्ट होते हैं, बीआर एंड बीपी, जो हम आज अभी डिस्कस करेंगे। ये मैक्सिमम 90 डेज के लिए होते हैं। 90 डेज कितने हुए? 3 मंथ्स, यानी कि करंट पीरियड हुआ। मैक्सिमम 90 डेज का हो सकता है, कम भी हो सकता है, 30 डेज का, 60 डेज का। सपोज हमने एग्जाम्पल जो लिया उसमें मिस्टर सुनील ने 60 डेज के बाद हमारी पेमेंट करनी है, आफ्टर अ फिक्स पीरियड। अब क्या है, ध्यान से सुनिएगा, एक डॉक्यूमेंट है जिसका फॉर्मेट आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। चलिए इसमें आप देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि अब यहाँ पे सेलर कौन है? वी आर द सेलर्स, हम सेलर है। तो हमने क्या किया, हम एक बिल प्रिपेयर करेंगे। हमेशा सेलर बिल प्रिपेयर करता है, लेकिन इसको वर्ड प्रिपेयर करना नहीं बोलते, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए वर्ड बोला। इसको बोलते हैं बिल ड्रॉ करना। तो यहाँ पे हम सेलर हैं, और सेलर जो होता है वही ड्रॉयर होता है, वही बिल प्रिपेयर करता है। मींस ही इज द ड्रॉयर ऑफ द बिल। बिल प्रिपेयर करना मतलब बिल ड्रॉ करना। चलिए बच्चों, अब क्या हुआ, इसको बिल एक लीगल लैंग्वेज होती है, वही एक प्रिस्क्राइब्ड लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज को लिखा जाता है। और मिस्टर सुनील जिन्होंने पैसा देना है वो उसके ऊपर साइन करेंगे। मींस उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी इतने दिन के बाद मैंने आपके पैसे देने हैं। तो वो कौन हो गए? ड्रॉई हो गए। उनको ड्रॉई बोलते हैं, एक्सेप्टर भी बोलते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हाँ जी, जो ड्यू डेट है उस पे अगर वो पेमेंट नहीं करते तो हम उनके ऊपर कोर्ट केस कर सकते हैं, और कोर्ट के थ्रू हम अपनी पेमेंट ले लेंगे। तो ये एक सेफ पेमेंट होती है, सिक्योर पेमेंट होती है। चलिए अब इसी के साथ हम एक लायबिलिटी भी डिस्कस करेंगे, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स कौन है? अमाउंट पेएबल ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जस्ट ऑपोजिट। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी ट्रेड पेबल्स भी करंट लायबिलिटी हैं। चलिए, अमाउंट पेबल ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज परचेज्ड ऑन क्रेडिट, हम मार्केट से क्रेडिट पे गुड्स परचेज भी करते हैं। चलिए तो आगे देखिए, हमने सपोज किसी मिस्टर रोहित से गुड्स परचेज किए। हम और मिस्टर रोहित एक दूसरे को नहीं जानते, हमारी पुरानी डीलिंग्स नहीं है। तो मिस्टर रोहित हमें गुड्स क्रेडिट पे बिना प्रूफ के नहीं देना चाहते, तो इसलिए क्या हुआ, चलिए पहले एक मिनट, चलो मैंने बीपी डिस्कस किया तो मैं पहले बीपी को ही कंप्लीट करूंगी स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। यस, अब हम बीपी डिस्कस करेंगे। तो सेम हो गया। अब यहाँ पे मिस्टर रोहित सेलर हैं, तो वो बिल प्रिपेयर करेंगे, वो ड्रॉयर बनेंगे, हम उस बिल को एक्सेप्ट करेंगे, हमारी ये लायबिलिटी है, और हम एक्सेप्टर भी हो गए, हमारे को ड्रॉई भी बोलते हैं। समझ आ गई बात बच्चे? तो हम इसका मतलब ड्यू, और एक ड्यू डेट मेंशन होगी, और हम उससे उस ड्यू डेट के अकॉर्डिंगली हम उनको पेमेंट कर देंगे। ठीक है, अगर हम पेमेंट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो फिर कोर्ट के थ्रू हमें वो पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मिस्टर रोहित ने अपने आप को सेव कर लिया। चलिए अब बीच में एक हमारा क्रेडिटर रह गया स्टूडेंट्स, आइए मैं उसको भी डिस्कस कर लेती हूँ। क्रेडिटर कौन है? जैसे हमने कहा था मिस्टर विकास, तो मिस्टर विकास फ्रॉम होम गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट बट पेमेंट हैज नॉट बीन मेड टू देम। हमने उनसे क्रेडिट पे गुड्स खरीदे हैं, लेकिन हमने उनको अभी तक कोई पेमेंट नहीं दी। लेकिन यहाँ पे क्रेडिटर के केस में कोई बीआर या बीपी वगैरह जैसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनको हम सिर्फ एक क्रेडिटर है, तो इसमें कोई प्रूफ नहीं है। बस बेसिकली मैं जो बात कहना चाहती हूँ वो ये है स्टूडेंट्स कि ट्रेड पेबल में creditors, trade payable is a current liability, creditor is a current liability, bills payable is a current liability। बस bills payable में उनके पास एक एविडेंस है, और क्रेडिटर में एज सच कोई बहुत बड़ा मतलब इस तरह का सिक्योर पेमेंट का कोई एविडेंस नहीं है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्टूडेंट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आई होप पॉइंट्स आर क्लियर। इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।